गुड आफ्टरनून भाई। सभी को गुड आफ्टरनून। सभी को गुड आफ्टरनून भाई। एक बार बताएंगे मेरी आवाज़ आप लोगों तक पहुंच पा रही है? आवाज़ एकदम क्लियर है या नहीं, जल्दी से बताएंगे। सभी को गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून एवरीवन। ऑल क्लियर? यस। चलो भाई, आज हमारी क्लास नंबर 13 है प्रोनाउन की। और इसके बाद में शायद एक क्लास हमारी और होगी, उसके अलावा फिर हमारा कंप्लीट चैप्टर हो जाएगा। प्रोनाउन चैप्टर को कराने में टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट समय ज़्यादा लग गया। रीजंस सारे बहुत सारे थे। मतलब मैं चाहता नहीं कि मैं आपको किसी चीज़ का बहाना या एक्सप्लेनेशन दूं, बट द थिंग इज़ जब भी कोई हमें काम करना होता है उसमें समय लग जाता है। और अब की बार हमारा भाई ऑफिस शिफ्ट हुआ है इस सब बीच में, जिसके चलते कई दिन हमारी क्लास हो नहीं पाई, कैंसिल हुई, बहुत सारी चीज़ें चली। तो आई होप कि आप लोग इस बात को समझ पाएंगे और समझेंगे कि आगे से ये चीज़ नहीं होगी। आगे से सारी चीज़ें, हर चैप्टर बड़े समय से ख़त्म होगा। ठीक है। थोड़ा सा लंबा चल गया प्रोनाउन, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है भाई। नया चैप्टर आपका बहुत जल्दी शुरू हो जाएगा, तो आपको दिक्कत नहीं लेनी है। चलो भाई, अब देखो भाई, प्रोनाउन में ही रिलेटिव प्रोनाउन का ही एक कॉन्सेप्ट आपका और आता है। और इस कॉन्सेप्ट में क्या होता है, जनरली ये वन ऑफ के साथ में आपका आता है। ठीक है, देखो होता क्या है, मैंने कहा इट इज वन ऑफ द मूवीज। ये उन मूवीज में से एक है। इट इज वन ऑफ द मूवीज विच इज माई ऑल टाइम फेवरेट। भाई जो मेरी ऑल टाइम फेवरेट मूवीज हैं उनमें से एक है। अब एक बात समझने का प्रयत्न करना दोस्त, यहां पे लिख रखा है विच इज ऑल माई ऑल टाइम फेवरेट। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मेरी फेवरेट मूवी सिर्फ एक है, मेरी ऑल टाइम फेवरेट एक है, या मेरी ऑल टाइम फेवरेट कई सारी हैं और उनमें से एक वो है जिसकी मैं अभी बात कर रहा हूं। भाई मेरी ऑल टाइम फेवरेट मूवीज बहुत सारी हैं, उनमें से ये मूवी एक है। जैसे कि मैं लिख सकता हूं यहां पे, पीके का नाम लिख दिया, मैंने लिखा पीके इज वन ऑफ द मूवीज। पीके उन मूवीज में से एक है जो मेरी ऑल टाइम फेवरेट हैं। इसका मतलब आपने क्या समझा? इसका मतलब ये समझा कि फेवरेट मूवीज बहुत सारी हैं, पीके उनमें से एक है। पीके उनमें से एक है, इसका मतलब क्या हुआ, फेवरेट की अगर हम बात कर रहे हैं, यानी कि इस वाली बात के लिए हम जो मूवीज की बात कर रहे हैं, तो फेवरेट एक नहीं है, फेवरेट बहुत सारी हैं। अगर बहुत सारी फेवरेट हैं तो फिर यहां पे इज का नहीं बेटा आर का प्रयोग होगा। यानी कि अगर कहीं पे आपको ऐसी कंडीशन दिखे, अगर कहीं पे आपको ऐसी कंडीशन दिखे कि वन ऑफ आपका आ रखा हो, और क्योंकि आप सभी जानते हैं वन ऑफ के बाद में हमेशा आपका प्लूरल नाउन का प्रयोग किया जाता है, तो ध्यान देंगे, इस बात को लिख भी लेंगे यहाँ पे एक साइड में। मैं लिख देता हूं यहाँ पे आपके लिए, वन ऑफ के बाद में वन ऑफ। बेटा वन ऑफ का मतलब क्या है, बहुत सारे में से एक। वन ऑफ के बाद में जो नाउन आता है वो कैसा आता है, प्लूरल नाउन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। और अगर इसके बाद में क्या लगा रखा हो भाई, रिलेटिव प्रोनाउन, आरपी लिख रहा हूं, चलो पूरा ही लिख देता हूं, रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउन। अगर हम रिलेटिव प्रोनाउन की बात कर रहे हैं और फिर इसके बाद में जो वर्ब आएगी बेटा, जो वर्ब आएगी वो कैसी आएगी, ये वर्ब हमेशा और हमेशा प्लूरल आपकी आएगी।
क्यों प्लूरल आएगी? बहुत साफ सा रीजन है, क्योंकि हमारा एंटीसीडेंट जो बना वो ये वाला नाउन बना, यानी कि अगर ये रिलेटिव प्रोनाउन है तो ये इसका क्या बनेगा? एंटीसीडेंट बनेगा, और वर्ब जो आती है वो एंटीसीडेंट के ही अकॉर्डिंग आती है, तो ये आपका क्या बना? एंटीसीडेंट। लेकिन कई बार क्या होगा, एक दूसरे तरीके का सेंस आएगा, उस सेंस की भी बात कर लेते हैं। वो कौन सा सेंस होगा? कई बार आपके सामने कुछ ऐसा लिखा जाएगा, कई बार आपके सामने लिखा जाएगा ओनली वन। क्या लिखा जाएगा बेटा? ओनली वन। ओनली वन ऑफ, इसके बाद में बेटा नाउन तो प्लूरल ही आएगा, प्लूरल नाउन प्लस में इसके बाद में क्या आ जाएगा आपका? रिलेटिव प्रोनाउन अगर आया है, ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउन। लेकिन बेटा ये जो वर्ब यहां पे आएगी, ये जो वर्ब यहां पे आएगी, ये आपकी सिंगुलर आएगी। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि इस रिलेटिव प्रोनाउन का जो एंटीसीडेंट बनेगा वो ये बनेगा, तो यहां पे एंटीसीडेंट कौन बना? वन। और अगर वन एंटीसीडेंट है, इसका मतलब है आपकी वर्ब कैसी आएगी? वन के हिसाब से आएगी, और वन का मतलब है एक, यानी कि सिंगुलर आएगी, ठीक है, सिंगुलर आएगी। चलो, इसी चीज को समझते हैं यहां पे ऐसा होता क्यों है। जैसे मैंने लिखा, देख लो, इंग्लिश इज वन ऑफ द लैंग्वेजेस, इंग्लिश उन लैंग्वेज में से एक है, दैट हैज अ वेल एस्टेब्लिश्ड ग्रामर। देखो भाई, इंग्लिश इज वन ऑफ द लैंग्वेजेस, इंग्लिश उन लैंग्वेजेस में से एक है जिनके पास में अपनी वेल एस्टेब्लिश्ड ग्रामर है। मतलब सेंटेंस का ये हुआ कि वेल एस्टेब्लिश्ड ग्रामर बहुत सारी लैंग्वेजेस के पास है, उनमें से एक इंग्लिश है। तो अब की बार ये जो दैट है बेटा, रिलेटिव प्रोनाउन, इसका एंटीसीडेंट क्या बनेगा? ये लैंग्वेजेस, क्योंकि जो इसके आगे बात कही गई है ना, ये बात सिर्फ इंग्लिश के लिए नहीं है, ये लैंग्वेजेस के लिए है। ऐसी बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं जिनकी अपनी अच्छी खासी ग्रामर है, आप भी जानते हैं बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं। तो हम कह सकते हैं कि इंग्लिश ऐसी एक ही लैंग्वेज नहीं है, बहुत लैंग्वेजेस हैं। तो ये जो बात कही गई है, ये कई लैंग्वेजेस के लिए, यानी किसका एंटीसीडेंट? ये लैंग्वेजेस बन जाएगा। और अगर लैंग्वेजेस एंटीसीडेंट है तो इसके हिसाब से वर्ब आपकी सिंगुलर नहीं प्लूरल आ जाएगी, हैव। वैसे ही ऊपर था कि अगर विच आपका ये है तो इसका एंटीसीडेंट ये है, और इसके हिसाब से यहां पे क्या आ जाएगा? आर। अब देखो तीसरा क्वेश्चन, वही तीसरा क्वेश्चन, इंग्लिश इज ओनली वन ऑफ द लैंग्वेजेस। हमने कहा जितनी भी लैंग्वेज हैं उनमें से इंग्लिश ऐसी अकेली भाषा है दैट हैव, जिसकी सो वास्ट अ वोकैबुलरी, जिसकी इतनी बड़ी, जिसकी इतनी वास्ट, जिसकी इतनी ज्यादा वोकैबुलरी है। अब की बार हम ये नहीं कह रहे हैं कि बहुत सारी भाषाओं की वोकैबुलरी बड़ी है, हम कह रहे हैं सिर्फ इंग्लिश की बड़ी है, यानी कि इंग्लिश अकेली ऐसी भाषा है जिसकी इतनी ज्यादा वोकैबुलरी है। अब ये जो बात कही गई है ना, ये सारी की सारी लैंग्वेजेस के लिए नहीं है, सिर्फ इंग्लिश के लिए है। तो ओनली वन, तो अब की बार एंटीसीडेंट क्या बन रहा है? ओनली वन। अगर ओनली वन एंटीसीडेंट है तो उसके हिसाब से वर्ब सिंगुलर आएगी, तो हैज। बाकी अगर आप रट्टा मारना चाहते हैं तो बहुत सिंपल बात है, अगर आपका वन ऑफ आए तो यहां पे वर्ब प्लूरल आता है रिलेटिव क्लॉज में, और अगर आपका वन ऑफ ना आए, ओनली वन ऑफ आए, तो ऐसे केस में वर्ब आता है सिंगुलर। बहुत सिंपल। नेक्स्ट देखो, दिल्ली इज ओनली वन ऑफ द सिटीज, दिल्ली जितने भी शहर हैं उनमें से अकेला ऐसा शहर है,
अकेला शहर है जिसके पास में ये फैसिलिटी है, किसी भी फैसिलिटी की हम बात करें तो बेटा अगर अकेला है, अगर ओनली वन लिखा है तो ओनली वन के हिसाब से क्या आना चाहिए, हैज आना चाहिए, हैव नहीं आएगा। सो चौथे वाले में भी क्या आ जाएगा बेटा, हैज आ जाएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चंस भी होते हैं बेटा। ये पढ़ाएंगे जब एडवर्ब पढ़ाएंगे ना कि सो वास्ट अ वोकैबुलरी क्यों लिखा है, ये वोकैबुलरी के आगे ए कैसे आ गया, जब हम एडवर्ब पढ़ेंगे तब इस कॉन्सेप्ट को जरूर पढ़ेंगे। ठीक है, तो भाई अगर आप रूल की तरह पढ़ना चाहते हैं तो रूल की तरह मैंने बता दिया, ओनली वन है तो रिलेटिव क्लॉज में वर्ब सिंगुलर आएगी, अगर अकेला वन है तो रिलेटिव क्लॉज में वर्ब आपकी प्लूरल आएगी। अगर आप कॉन्सेप्ट की तरह से पढ़ना चाहते हैं तो सिंपल सी बात है कि अगर हमारा वन आ रहा है तो ऐसे केस में एंटीसीडेंट ये लैंग्वेजेस बनता है, इसीलिए वर्ब आपकी प्लूरल आती है। जब आपका ओनली वन आता है तो ऐसे केस में एंटीसीडेंट ओनली वन बनता है और इसीलिए सिंगुलर आता है। अगर आपको समझदारी से सेंस के साथ में समझना है तो बहुत सिंपल सी बात है, अगर यहाँ पे हमने लिखा विच आर माई ऑल टाइम फेवरेट, इसका मतलब है बहुत सारी मूवीज मेरी ऑल टाइम फेवरेट हैं, उनमें से एक मूवी 3 इडियट्स मान सकते हैं, कोई भी। कुछ बच्चे पीके मूवी मैंने लिख दिया तो उसके लिए नाराज हो रहे हैं, तो मैं पीके को यहाँ से हटा देता हूँ। कुछ बच्चे बहुत गोलू किस्म के होते हैं, वो किसी भी बात पर नाराज हो सकते हैं। 3 इडियट्स लिख लो भाई आप लोग, है ना। 3 इडियट्स नहीं लिखना चाहते भाई, गदर लिख लो, गदर, उससे आपको थोड़ी सी अगर तसल्ली मिले तो। ठीक है, तो यहां पे हम कहना चाहते हैं कि बहुत सारी मूवीज हैं जो मेरी फेवरेट हैं, उनमें से एक है 3 इडियट्स मान लेते हैं। ठीक है, यहां पे मैंने लिखा बहुत सारी ऐसी लैंग्वेजेस हैं जिनके पास में अपनी वेल एस्टेब्लिश्ड ग्रामर है, उनमें से एक है इंग्लिश। यहां पे मतलब है कि इंग्लिश एकमात्र ऐसी लैंग्वेज है जिसके पास में इतनी बड़ी वोकैबुलरी है। इसका मतलब है दिल्ली एकमात्र ऐसा शहर है जिसके पास में ये फैसिलिटी है। तो ये इसका सेंस है। ठीक है, हाँ भाई ट्रिपल आर लिख देते हैं, बच्चों को तसल्ली भी मिलेगी। ये लो भाई ट्रिपल आर लिख दिया है, खुश हो जाओ आप लोग। आ जाओ भाई, ये भाई इस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आते रहते हैं तो देखते रहेंगे। अब एक दो क्वेश्चंस और देखेंगे, एक और कॉन्सेप्ट है नेक्स्ट आपका। ये क्वेश्चन है, देखेंगे भाई। द बॉय गॉट लेट दैट मेड द मदर एंग्री। देखो भाई समझ के करना है आप लोगों को, मैं आपको डायरेक्ट तरीका भी बताऊंगा, डायरेक्ट तरीका भी बता दूंगा कि ऐसे क्वेश्चन को कैसे सही कर सकते हैं, लेकिन पहला टारगेट हमारा है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग को बिल्ड करना है, तो समझने की जरूरत है। देखो भाई हमने लिखा दैट, बेटा दैट क्या है यहाँ पे, देखो मेक वर्ब का सब्जेक्ट है ना, कह सकते हैं। अच्छा, इसका मतलब है ये रिलेटिव प्रोनाउन है, दो क्लॉज हैं, एक ये और एक ये, कोई कंजंक्शन नहीं आ रखा है, दो क्लॉज हैं कंजंक्शन नहीं आ रखा है तो रिलेटिव प्रोनाउन आया होगा। तो मैं कह सकता हूं बेटा कि ये दैट आपका क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है, कह सकता हूं। आरपी लिख रहा हूं भाई शॉर्ट में, है ना, रिलेटिव प्रोनाउन। बात को समझने का प्रयत्न करना भाई। एक बात बताओ, दैट मेड द मदर एंग्री, इस दैट का एंटीसीडेंट आपको ढूंढ के मुझे बताना है कि इस दैट का एंटीसीडेंट है क्या। भाई इस दैट का आपको क्या बताना है, एंटीसीडेंट क्या है। एंटीसीडेंट पहचानना, क्या एंटीसीडेंट होता है, इसको बहुत डिटेल में मैंने पढ़ाया है। सच पूछो तो एंटीसीडेंट पे पूरी की पूरी एक क्लास दी है जो कि आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगी। एंटीसीडेंट पे पूरी की पूरी क्लास मैंने आपको दी है। ठीक है, आ जाओ भाई, आपको बताना है कि इस दैट का एंटीसीडेंट क्या है, इस दैट का एंटीसीडेंट क्या है जो पहली क्लॉज में लिखा हुआ है। अब आप कहोगे कि सर लेट अगेन, देखो भाई अगेन आपका होता है एडवर्ब, और आपको पहली क्लास में ही बताया था रिलेटिव प्रोनाउन की कि भाई एंटीसीडेंट या तो नाउन हो सकता है या प्रोनाउन हो सकता है, तो ये अगेन आपका हो नहीं सकता। अच्छा, दूसरा आप कहोगे सर लेट, बेटा लेट आपका एडजेक्टिव होता है, ये भी नहीं होगा। दो ऑप्शन आपके हट गए।
आगे आप कहोगे सर गॉट, बेटा गॉट तो वर्ब है, वर्ब एंटीसीडेंट हो नहीं सकती। ठीक है, ठीक है। तीसरी चीज आप कहोगे बेटा द बॉय, द बॉय तो सेंटेंस का सब्जेक्ट है, और अगर ये एंटीसीडेंट होता तो ये रिलेटिव प्रोनाउन उतनी थोड़ी ना जाती, फिर ऐसे लिखते द बॉय मेड द मदर एंग्री गॉट लेट अगेन, कुछ ऐसे लिखते, तो ये भी नहीं हो सकता। बेटा सुनिएगा, ना तो बच्चे को गुस्सा, मतलब ना तो मदर को गुस्सा बच्चे ने किया है, ना मदर को गुस्सा गॉट ने, ना लेट ने, ना अगेन ने। मां को जो गुस्सा आया वो इस बात पे आया कि बच्चा लेट हो गया। यानी कि अगर एंटीसीडेंट ढूंढने निकलोगे, यानी कि अगर एंटीसीडेंट आप लोग ढूंढने यहां पे निकलोगे तो बेटा ये पाओगे कि ये जो पूरी बात है, ये पूरी की पूरी बात आपकी एंटीसीडेंट है। भाई गुस्सा किस बात पे आया, गुस्सा किस चीज ने गुस्सा दिलाया, इस बात ने कि वो लेट हो गया, इस बात ने कि वो लेट हो गया गुस्सा दिला दिया। तो बेटा एंटीसीडेंट कहां हुआ, ये पूरे के पूरे सेंटेंस जो है ये एंटीसीडेंट हो गया। अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे कि सर मदर एंटीसीडेंट है, एक थप्पड़ मारूंगा, मदर ना इसका ऑब्जेक्ट है, और बेटा एंटीसीडेंट पिछली वाली क्लॉज में होता है ना कि रिलेटिव क्लॉज के अंदर। एंटीसीडेंट का मतलब है जो मेन क्लॉज थी और जो रिलेटिव क्लॉज है उन दोनों का संबंध जो स्थापित करता है वो। लड़का फिर से लेट हो गया, इस बात ने मां को गुस्सा कर दिया। लड़का फिर से लेट हो गया, इस बात ने मां को गुस्सा कर दिया। तो मैं कह सकता हूं कि ये पूरी की पूरी क्लॉज आपकी क्या है, एंटीसीडेंट। तो अब की बार एंटीसीडेंट है क्या भाई, एंटीसीडेंट में हमने पढ़ा था कि कोई नाउन आ सकता है, ठीक है भाई, कोई प्रोनाउन आ सकता है। एक तीसरा पॉइंट इसमें आपको ऐड करना है कि कोई स्टेटमेंट कहो, यानी कि कथन, या फिर मैं कहूं कोई क्लॉज, पूरी की पूरी क्लॉज भी एंटीसीडेंट में आ सकती है। पूरी की पूरी क्लॉज भी एंटीसीडेंट में आ सकती है। तो ये जो एंटीसीडेंट बना ये पूरी क्लॉज बनी। अब मेन पॉइंट जो हम आपको बताना चाह रहे थे वो देखो ये है, अगर कोई क्लॉज या स्टेटमेंट एंटीसीडेंट हो तब सिर्फ विच रिलेटिव प्रोनाउन आएगा। यानी कि कोई क्लॉज या स्टेटमेंट आपका सब्जेक्ट मतलब एंटीसीडेंट हो तो ऐसे केस में रिलेटिव प्रोनाउन सिर्फ और सिर्फ विच आ सकता है और कोई नहीं। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ विच आ सकता है और कोई नहीं। आ जाओ भाई, तो यहां पे क्या हो जाएगा, ये जो दैट लिख रखा है इसकी जगह पे हमें क्या लिखना पड़ेगा भाई, दैट की जगह पे हमें विच का प्रयोग करना ही पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है। बेटा ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे पेपर में, सेम ये क्वेश्चन पेपर में ही आया हुआ है, पेपर में ऐसे ही ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, तो समझा रहा हूं मैं, एक्सप्लेन कर रहा हूं। देखो, नो स्टूडेंट कुड आंसर हिज क्वेश्चन दैट मेड हिम एंग्री, कोई भी बच्चा उसके क्वेश्चन का आंसर नहीं कर पाया और इस बात से वो गुस्सा हो गया, इस बात ने उसको नाराज कर दिया। बेटा किस चीज ने नाराज किया, इस पूरी बात ने, कि कोई स्टूडेंट आंसर नहीं दे पाया, इस पूरी बात ने उसको गुस्सा दिलाया। तो मैं कह सकता हूं, यहां पे भी क्या कह सकता हूं कि ये जो पूरा स्टेटमेंट है, पूरी जो लाइन है, ये आपका एंटीसीडेंट है। और बेटा अगर एंटीसीडेंट में कोई क्लॉज आती है तो रिलेटिव प्रोनाउन विच आएगा, ना कि दैट। रिलेटिव प्रोनाउन विच आएगा ना कि दैट। बेटा सेंस से पहचानना पड़ेगा, सेंस देखना पड़ेगा कि रिलेटिव प्रोनाउन आया किसके लिए। जैसे ये है ना,
मेड हिम एंग्री, क्या मेड हिम एंग्री? क्या क्वेश्चन ने गुस्सा कर दिया उसको, आंसर ने गुस्सा कर दिया, कुड ने गुस्सा कर दिया, या नो स्टूडेंट ने गुस्सा कर दिया? नहीं, उसको गुस्सा किया इस बात ने कि कोई बच्चा उसके प्रश्न का आंसर नहीं दे पाया। ठीक है, तो इसका मतलब है कि यहां पे विच आएगा। अब बात कर लेते हैं कि एग्जाम में आपको कैसे करना है। देखो भाई, अगर कहीं पे भी आपको दैट के पहले कॉमा दिखाई दे, रिलेटिव प्रोनाउन में रिलेटिव प्रोनाउन दैट लगा रखा हो, उसके कॉमा आगे दिखाई दे, तो गलत है, विच आएगा। एक तो हमने बताया था नॉन डिफाइनिंग क्लॉज, जहां पे कॉमा लगता है वहां पे भी दैट नहीं आता है, यानी कि अगर रिलेटिव प्रोनाउन दैट यूज होगा तो कॉमा नहीं आ सकता। और अगर बेटा कॉमा आ रखा है, इसका सीधा सा मतलब है कि दैट नहीं आ सकता। तो जिन बच्चों को रट्टा मारना है ना, रट्टू तोता बनना है, तो वो तोते ये काम कर सकते हैं कि अगर कॉमा आ रखा है तो दैट नहीं आएगा। देखो ऊपर वाले में भी यहाँ पे कॉमा है, दिख रहा है, यहाँ पे भी कॉमा है। अगर कॉमा आ रखा है तो दैट नहीं आएगा, अगर कॉमा आ रखा है तो दैट नहीं आएगा। बेटा इसको ऐसे ही नोट करना, मैंने लिख तो दिया, इस बात को आप अपनी लैंग्वेज में लिख लो। ये समझाने की बातें हैं, समझाने की बातें नोट नहीं कराई जाती हैं कि किस चीज ने गुस्सा। मैं इसको ऐसे लिखूं, क्योंकि दिए गए सेंटेंस में एंटीसीडेंट हम जब देखते हैं तो अगेन नहीं बन पा रहा है, लेट नहीं बन पा रहा है, गॉट नहीं बन पा रहा है। गुस्सा दिलाने का जो काम था वो उस बात ने किया कि बच्चा फिर से लेट हो गया, इसीलिए ये पूरी बात एंटीसीडेंट है। बेटा ये रामायण थोड़ी ना लिखवाऊंगा मैं, ये मैं समझा सकता हूं, ये आपकी कॉल है कि आप इसको कैसे अपने माइंड में रखते हो। अगर आपको लगता है कि नोट करने की जरूरत पड़ेगी तो नोट कर लो, और नहीं नोट करने की जरूरत आपको है तो मत करो भाई। अब कुछ क्वेश्चंस का, अब बच्चे कुछ देखो, कुछ बच्चे बेसिक होते हैं, वो इतने में ही संतुष्ट हो जाते हैं कि ठीक है भाई कॉमा आया, दैट नहीं आएगा। अब कुछ बच्चों के मन में एक प्रश्न और आएगा कि सर यही काम तो हुआ था जब नॉन डिफाइनिंग क्लॉज की बात हो रही थी कि कॉमा आ गया, मतलब नॉन डिफाइनिंग क्लॉज में कॉमा आता है, इस वजह से दैट नहीं आ सकता। ऐसा क्या हो जाता है कि कॉमा आने पर दैट नहीं आ सकता? अब बात को समझने का प्रयत्न करना भाई। देखो ये जो दैट होता है ये वीक रिलेटिव प्रोनाउन होता है। कैसा? वीक। और ये जो विच होता है ये स्ट्रॉन्ग रिलेटिव प्रोनाउन होता है, ये स्ट्रॉन्ग होता है। बेटा अगर कॉमा आ जाता है ना तो यहाँ पे एक गैप बन जाता है, और अगर गैप बन जाता है ना तो हमें फिर वीक चीजें नहीं, स्ट्रॉन्ग चीजें चाहिए उस गैप को फिल करने के लिए। इसीलिए आपने ये भी देखा होगा कि जहां हम दैट लगा सकते हैं ना तो साधारणतः उस दैट को हटा भी सकते हैं, क्योंकि वो इतना वीक है कि उसके बिना भी काम चल पाएगा। लेकिन अगर कॉमा लगा रखा है ना तो हटा ही नहीं सकते हैं, और अगर हटा नहीं सकते ना तो दैट भी नहीं लगा सकते हैं। ये एक छोटा सा रीजन है। बहुत सारी और भी चीजें इसमें रहती हैं, लेकिन मैं नहीं चाहता हूं कि उतने डेप्थ में मैं जाऊं, क्योंकि एग्जाम में काम यही चीज आएगी कि कॉमा देखा और दैट हटाओ, विच लगाओ, बस। ठीक है, आ जाओ भाई थर्ड सेंटेंस पे। दिस बुक इज डिजाइंड टू हेल्प द लर्नर्स डेवलप गुड लर्निंग हैबिट्स दैट मेक्स इट यूनिक। अब देखो यहां पे मैंने जानबूझ के कॉमा नहीं लगाया है। एक बात बताओ मुझे, दैट मेक्स इट यूनिक, हमने कहा कि ये चीज इसको क्या बनाती है? यूनिक। यूनिक का मतलब क्या होता है कि इस तरीके की और कोई चीज है ही नहीं, यानी कि ये यूनिक है। अगर कोई चीज यूनिक है, आप मुझे ये बताओ कि कौन सी चीज यूनिक बना रही है? तो दैट का एंटीसीडेंट हमें ढूंढना बेटा। क्या आदतें इसको यूनिक बना रही हैं? लर्निंग हैबिट यूनिक बना रही है ना? अगर ये इसका एंटीसीडेंट होता तो बेटा हैबिट्स की वजह से मेक्स नहीं होता, मेक होता। ये पूरी बात, इस बुक को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि जो लर्नर्स हैं उनके अंदर डेवलप होगी अच्छी लर्निंग आदतें, अच्छी रीडिंग हैबिट्स, अच्छी लर्निंग हैबिट्स। और क्यों ये पूरी बात कि ये बुक इस तरीके से बनाई गई है, ये पूरी बात इस बुक को यूनिक बनाती है। इसका मतलब ये है कि अगर पूरा स्टेटमेंट को हमें रेफर करना है तो दैट नहीं, विच का प्रयोग करना पड़ेगा। जानबूझ के कॉमा नहीं लगाया है। कई बार ऐसा हो सकता है पेपर में कॉमा ना दे रखा हो, हालांकि पेपर में कॉमा 100% देगा, लेकिन भाई मेरा काम ये है कि मैं आपको एक स्टेप आगे के लिए तैयार करूं, इसीलिए मैंने जानबूझ के कॉमा वहां पे नहीं लगाया, लेकिन कॉमा यहां पे आएगा। ठीक है, दोबारा से समझेंगे भाई, कौन सी ऐसी चीज है जो इस किताब को यूनिक बना रही है? इस किताब को ये बात यूनिक बनाती है कि ये किताब इस तरीके से बनाई गई है
कि जो लर्नर्स हैं यानी कि जो सीखने वाले लोग हैं उनकी मदद हो, क्या करने में, अच्छी रीडिंग हैबिट्स डेवलप करने में मदद हो। और क्योंकि ये किताब ऐसे बनाई गई है तो ये पूरी बात इस किताब को क्या कर देती है, यूनिक बनाई देती है। ठीक है बेटा, डिजाइन क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे ना पैसिव फॉर्म है। बुक कोई चीज डिजाइन नहीं कर रही है, बुक को उस तरीके से डिजाइन किया गया है। B+V3 पैसिव का काम करता है, इसीलिए यहाँ पे डिजाइंड लिखा है, डिजाइन नहीं। आ जाओ आगे। आगे और देखो कुछ क्वेश्चंस। द बॉय ड्रॉप्ड द ग्लास विच मेड इट ब्रेक इनटू पीसेस। करेंगे भाई आंसर। द बॉय ड्रॉप्ड द क्लास, इस ग्लास, इसमें क्या एरर है भाई, फुल स्टॉप पे, कॉमा पे, इन सब चीजों पे ध्यान देंगे। द बॉय ड्रॉप्ड द ग्लास विच मेड इट ब्रेक इनटू पीसेस। राजू रंजन कुमार। बेटा इस चीज पे फोकस मत किया करो कि कौन सी चीज कब तक कंप्लीट हो जाएगी। मेन चीज ये है कि आप कितना सीख पा रहे हो। अगर सारा टाइम आप इस चीज में दिमाग लगाते रहोगे कि ये कंप्लीट हुआ नहीं हुआ, इसमें ये हुआ, बेटा अगर कंप्लीट ही करना है ना तो मैं बिल्कुल भी बाध्य नहीं हूं कि मैं आपको प्रोनाउन में 14-15 क्लास दूं। इसी प्रोनाउन को 8 क्लास में, 10 क्लास में खत्म किया जा सकता है। इसी प्रोनाउन में सिर्फ डायरेक्ट आके वो बातें की जा सकती हैं जो बेसिक बच्चे को समझ ही ना आए। लेकिन भाई अपना ये काम नहीं है ना, अपना ये काम नहीं है कि आके बच्चों को पागल बना दें। अपना काम ये है कि बच्चों को बेसिक से चीज़ों को सिखाएं, बच्चों को समझाने की कोशिश करें। और सुनो, कभी भी एक दिन में चीज़ें नहीं आती हैं। इंग्लिश सीखने में भाई समय लगता है, सीधी सी बात है। अगर आप ये चाहो ना कि एक जादू की छड़ी घूमेगी और इंग्लिश आ जाएगी, या सिलेबस खत्म होने से इंग्लिश आ जाएगी, बेटा सिलेबस ना, जितने लोग पेपर देने जाते हैं, मान के चलता हूं पेपर देने जाते हैं, मान लो 10 लाख लोग, ठीक है 10 लाख, भाई कम से कम इसमें से 8 लाख ऐसे मान लो, छोड़ो चलो 8 लाख अगर आपको ज़्यादा लग रहा है कि सर ने ज़्यादा बता दिया, तो एक काम करते हैं, इसमें से 5 लाख मान लेते हैं। 50% लोग तो ऐसे होंगे जो सिलेबस कंप्लीट करके जाते हैं। भाई 50% तो ऐसे होंगे ही जो सिलेबस को कंप्लीट करते हैं। उसके बाद भी सिलेक्शन बेटा, सिलेक्शन मुश्किल से आपका 10,000 का, यानी कि 4 लाख 4.9 लाख, 4,90,000 का क्या हुआ, उनका तो सिलेबस कंप्लीट था। सिलेबस तो कंप्लीट था लेकिन ना उनके दिमाग में चीजें अलग तरीके से थी, है ना, उनके दिमाग में चीजें अलग तरीके से थी, क्योंकि सिर्फ उन्होंने फोकस इस चीज पर करा कि चीजें कंप्लीट हो जाएं। बेटा कंप्लीट होने से सिलेक्शन नहीं हुआ करते, है ना, कंप्लीट होने से सिलेक्शन होते ना तो सारा जमाना सिलेक्शन लेके बैठा होता। इस चीज को समझो कि सिर्फ कंप्लीट होने से सिलेक्शन हो जाते तो भाई सारे जमाने का सिलेक्शन हो गया होता, सच में हो गया होता, कोई नहीं रोक सकता था सिलेक्शन को। बट ऐसा है नहीं।